Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology chapter number 4 animal kingdom lecture number 2. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हमने ये देखा था कि एनिमल किंगडम का हमने क्लासिफिकेशन किया था कि सबसे पहले प्रोटोजोआ जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते थे एंड मेटाजोआ जिसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते थे। मेटाजोआ को आगे और दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, पैराजोआ जिसमें सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, एग्जाम्पल पोरीफेरा, एंड यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ जो है उसके और दो डिवीज़न किए गए थे, रेडिएटा जिसमें रेडियल सिमेट्री हमको मिलती थी जो सिलेंट्रेटा में हमको दिखाई देती है, जबकि बाइलेट्रिया जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमको दिखाई देती है। आगे बात करें तो बाइलेट्रिया जो थी उसके भी आगे हमने 3 डिवीज़न किए थे, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं होती, स्यूडोसिलोमेट जिसमें सिलोम अधूरी होती है, जबकि यू सिलोमेट, और यू सिलोमेट में भी साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। एक तो प्रोटोस्टोमिया थे जिसमें माउथ पहले बनता था, एक ड्यूटेरोस्टोमिया जिसमें एनस पहले बनती थी। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया था नॉन कॉर्डेटा का। तो आगे हम बात करते हैं आज हमारे सबसे पहले फाइलम की, वो है फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ शब्द की बात करें तो प्रोटोजोआ वर्ड का मीनिंग होता है फर्स्ट एनिमल, मतलब कि हमारी दुनिया में बनने वाले सबसे पहले एनिमल प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल ही थे। मतलब प्लांट से जो एनिमल बने, पहले एनिमल बने, वह सब प्रोटोजोअन्स थे। दीज वर द फर्स्ट एनिमल इवॉल्व ऑन अर्थ इन प्रोटेरोजोइक इरा। एक समय था जिसको हमने युगों में या इरा में कन्वर्ट किया है, उसका नाम था प्रोटेरोजोइक इरा। उस टाइम पहली बार प्रोटोजोआ के एनिमल्स बने थे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के थे, यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर एनिमल थे, मतलब एक सेल के अंदर ही उनकी कंप्लीट प्रोसेस होती थी। प्रोटोजोन्स वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में प्रोटोजोआ के मेंबर्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था वह उनका नाम दिया था एनिमल क्यूल। प्रोटोजोआ जो नाम है वह गोल्डफुस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1870 में। तो क्या है, आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, लेकिन उसको नाम दिया था एनिमल क्यूल। लेकिन प्रोटोजोआ शब्द जो है वह दिया था गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने 1817 में, है ना। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव प्राचीन प्रकार के एनिमल है जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और इनकी बॉडी ए सेल्यूलर होती है, मतलब इनमें टिश्यू नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता, केवल एक सिंगल सेल ही होती है जो उसके सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, मतलब कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन सब एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है। हम अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स जो है वह हमको सोलाइटरी यानी कि अकेले भी मिल सकते हैं या ग्रुप्स में कॉलोनियल कंडीशन में भी आपको मिल सकते हैं, जिसकी बॉडी शेप जो है हमेशा बदलती रहती है, इनकी बॉडी शेप फिक्स नहीं होती। बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म, कि इनकी बॉडी के जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम बाहर वाले को तो एक्टोप्लाज्म कह सकते हैं, जबकि अंदर वाले को एंडोप्लाज्म के नाम से हम जान सकते हैं। इनमें जो चलने वाले अंग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वह या तो फ्लैजिला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या स्यूडोपोडिया हो सकता है, या ये तीनों एब्सेंट हो सकते हैं। आप देखोगे कि जो युगलिना है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, पैरामीशियम है उसमें सीलिया पाए जाते हैं, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि
प्लाज्मोडियम कह सकते हैं, जो मलेरिया डिजीज़ को फैलाता है, वह अपनी जगह पे फिक्स रहता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसमें चलने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, तो उसमें क्या है, नन कह सकते हैं, कोई लोकोमेट्री ऑर्गन उनमें नहीं पाया जाता। इस पिक में आप बहुत सारे प्रोटोजोन्स को देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा के बारे में। कि जो यूग्लिना होता है उसकी बॉडी पे आपको एक लंबे बाल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, जो उसके मूवमेंट में काम करता है। तो अगर बॉडी के ऊपर 1, 2 या 3 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो और लंबे हो तो वह कहलाता है फ्लैजिला। जबकि पैरामीशियम को देखते हो तो पैरामीशियम की बॉडी के बाहर के सरफेस पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बालों के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, तो वो कहलाते हैं सीलिया। याद रखना, सीलिया ज़्यादा नंबर में होते हैं जबकि फ्लैजिला कम नंबर में होते हैं। दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों बालों के जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन और दोनों क्या है कि मूवमेंट कराने में, लोकोमोशन कराने में काम आते हैं। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जो फ्लैजिला है वह कम नंबर में होते हैं, जबकि जो सीलिया है वह ज़्यादा नंबर में होते हैं। जबकि आपने अमीबा के बारे में देखा होगा, अमीबा में ऐसे बहुत सारे पाँव बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब ऐसे कह सकते हैं ऐसे अनस्टेबल फुट जो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। आगे हम बात करें तो प्रोटोजोन्स में जो न्यूट्रिशन होता है वह एनिमल के जैसे भी होता है, वह दूसरे एनिमल को भी खा सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना करता है होलोजोइक कंडीशन का। कुछ क्या है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, होलोफाइटिक यानी प्लांट लाइक भी न्यूट्रिशन करते हैं। और कुछ क्या है, सेप्रोजोइक भी होते हैं, जो क्या है उसके ऊपर चिपक के उसको खाने का काम करते हैं पैरासाइटिक कंडीशन में। और इनमें जो डाइजेशन होता है वह इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब कि उनकी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। इनमें अगर रेस्पिरेशन की बात करें, प्रोटोजोन में जो रेस्पिरेशन होता है वह उनकी बॉडी सरफेस से होता है बाय डिफ्यूज़न की प्रोसेस से बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन दोनों होते हैं। याद रखना, एक्सक्रिएशन और रेस्पिरेशन कहाँ से होते हैं, बॉडी सरफेस से। इनके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या है इनमें ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करते हैं इन फ्रेश वाटर फॉर्म एंड आल्सो हेल्प टू रिमूविंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कि इनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है, और साथ में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाएं तो उसको भी क्या है बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग एंड स्पोरुलेशन के ज़रिए होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह गैमेट फॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस से होता है। इनके बारे में हम आगे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि एसेक्सुअल किन किन तरीक़ों से होता है और सेक्सुअल जो है वह किन किन तरीक़ों से रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। इनमें प्रोटोजोन्स की एक खासियत की बात करें तो वो क्या है कि जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी के ऊपर एक परत को बना देते, लेयर बना देते, जो कहलाती है सिस्ट, और इस सिस्ट के बनने को कहते हैं इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का जो कैरेक्टर है वह प्रोटोजोन्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जिससे क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वह अपना बचाव कर सकते हैं। अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो कुछ प्रोटोजोन्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। जैसे कि फ़ायदेमंद की बात करें तो कुछ प्रोटोजोन्स जो क्या है कि गंदे पानी में और फीकल मैटर में डेवलप होते हैं। गंदे पानी में और गंदगी में डेवलप होकर वहाँ के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह प्योर होता है, तो उसको प्योर करने में भी कुछ काम आते हैं। और कुछ जो है खाने के सोर्स के तौर पे भी देखे जाते हैं, और बहुत सारे प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम की स्टडी लेबोरेटरी में भी की जाती है।
लेकिन नुकसानदायक एस्पेक्ट के बारे में हम बात करें, हार्मफुल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो सम प्रोटोजोन कॉजेज वेरियस डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एंट अमीबा जिंजर वैलिस एक प्रोटोजोन है जो पायरिया कर देता है। पायरिया क्या होता है कि मसूड़े जो होते हैं, हमारे गम्स जो है वहाँ पे पस भरने लगती है, जिसके कारण वो ख़राब हो जाते हैं, सूजन होने लगती है, दर्द होने लगता है। लेशमीनिया भी एक प्रोटोजोन है जो काला अज़ार डिजीज़ करता है इंसानों में। और ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोन है, अगर वो खाने के ज़रिए इंसानों के शरीर में आ जाए तो उस व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है, जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। तो वह भी एक प्रोटोजोन से करते हैं। तो प्रोटोजोन्स के बारे में हमने ये कुछ पढ़ा था। आगे हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे किया गया है कि फर्स्ट आता है क्लास फ्लैजिलेटा, नाम से पता चल गया। इसका दूसरा नाम मस्टिकोफोगा है। और फ्लैजिलेटा में क्या है, लोकोमोशन फ्लैजिला से होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, नॉक्टिल्यूका, लेशमेनिया एक्सेट्रा। सिलिएटा जो है इसमें लोकोमोशन सीलिया से होता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम एंड वॉटिसेला। और गाइजोपोडा या सार्कोडिना जो है थर्ड क्लास, उसके अंदर जो स्यूडोपोडिया है उसके ज़रिए लोकोमोशन होता है। और एग्जाम्पल आता है अमीबा एंड एंटअमीबा। जबकि स्पोरोजोआ जो है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड ट्रिपेनोसोमा। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है पोरीफेरा फाइलम, जिसको हम स्पंज भी कहते हैं। पोरीफेरा की बात करें तो यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोर टू बियर, मतलब कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो पोर वाले छेद वाले एनिमल्स को पोरीफेरंस कहते हैं, जिनको सबसे पहली बार स्पंज जो है एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। लेकिन पोरीफेरा टर्म जो है वह सबसे पहली बार ग्रांट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1825 में। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो पोरीफेरन मेंबर्स आपको ज़्यादातर एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं, मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर एंड आर सेसाइल। यह हमेशा स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, मतलब कि अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। ऑल आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स विथ सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें मल्टी सेलुलर एनिमल ही होते हैं जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का। मोस्टली पोरीफेरंस मेंबर्स को देखते हैं तो एसिमेट्री इनमें पाई जाती है, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया एक इनका मेंबर है, उसके अंदर रेडियल टाइप की सिमेट्री हमको मिलती है। तो ये कह सकते हैं इसका एक एक्सेप्शन है। ल्यूकोसेलिनिया जो है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सारे मेंबर्स जो है डिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही इसमें जर्म लेयर पाई जाती है। लेकिन इनकी बॉडी वॉल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि पोरीफेरंस जो है उनमें बॉडी वॉल दो प्रकार की होती है। बाहर वाली जो है उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, जबकि इनर बॉडी वॉल जो है वह कोएनोडर्म कहलाती है। पिनेकोडर्म जो है वह पिनेकोसाइट सेल्स की बनी होती है, जबकि कोइनोसाइट सेल्स की बनी होती है कोइनोडर्म। याद रखना कि पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म इनर बॉडी वॉल है, पिनेकोडर्म आउटर बॉडी वॉल है, और इसमें सेल्स होती है वह इनके नाम की पीछे की तरफ साइट्स लगा दो, पिनेकोसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स। अब बात आती है कोइनोसाइट्स है क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा इज presence of collar shaped flagellated cells called कोइनोसाइट्स, कि इनमें कॉलर शेप की फ्लैजिला वाली सेल्स पाई जाती है जो कोइनोसाइट्स कहलाती है, जो उसकी बॉडी में स्पंजियो कॉइल बनाती है। स्पंजियो कॉइल का मतलब होता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, कि नॉर्मली सीलोम जिसको हम कहते हैं, इनमें सीलोम नहीं होती, लेकिन इनमें भी कुछ कैविटी पाई जाती है। वह कैविटी स्पंजियो कॉइल कहलाती है, जो बनाती कौन सी है, कोइनोसाइट। और इनमें कैनल सिस्टम भी पाया जाता है। कैनल सिस्टम क्या है, कि इनकी बॉडी में पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये पानी में ही होते हैं
तो वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है और एंटर होकर बाहर निकल जाता है, तो क्या है वो पूरा इसका कैनल सिस्टम कहलाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम नीट तक के एग्ज़ाम में ये सवाल बन सकता है एक, कि पोरीफेरा की बॉडी पे आपको बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं जिनके जरिए पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है। अंदर जाने वाले छेदों को कहते हैं ऑस्टिया, याद रखना, इन करंट पोर्स, मतलब जिनसे वाटर बॉडी के अंदर गया उसको कहते हैं ऑस्टिया। लेकिन पोरीफेरन मेंबर्स की बॉडी के ऊपर एक बड़ा छेद पाया जाता है ऊपर की तरफ, सिंगल एक्स करंट पोर कॉल ऑस्कुलम। ऑस्कुलम्स के ज़रिए बॉडी के अंदर का पानी वापस बाहर निकलता है। याद रखना, अंदर जाने वाले छेदों को, मतलब अंदर पानी गया उन छेदों को कहते हैं ऑस्टिया, और जिनसे वाटर वापस बाहर निकला वह कहलाया ऑस्कुलम। इसमें आप देख सकते हो ये एक पोरीफेरन का मेंबर है जिसमें आपको बहुत सारे छेद दिखाई देंगे, उनके ज़रिए पानी अंदर जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ एक सबसे बड़ा छेद होता है, उसको ज़रिए क्या है कि पानी वापस इनकी बॉडी में से बाहर निकलता है। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। पोरीफेरन्स का एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें कैनल सिस्टम पाया जाता है, और कैनल सिस्टम से ही रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, कि जब पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसी में से ऑक्सीजन उनकी सेल्स के अंदर चली जाती है। उन्हीं में से अगर छोटे छोटे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के ज़रिए उनकी बॉडी में चले जाए तो वह फूड वैक्यूल्स वो उनको कैप्चर कर देती है, जिससे उनका खाना भी हो जाता है। और रिमूवल कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं तो वह पानी के ज़रिए ही बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो कैनल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, और कैनल सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एस्कोनॉइड, एस्कोनॉइड मतलब सिंपलेस्ट कैनल सिस्टम पाया जाता है, एग्जाम्पल ल्यूकोसेलिनिया, और साइकोनॉइड जिसमें रेडियल कैनल सिस्टम पाया जाता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, साइकोन में मिलता है। जबकि ल्यूकोनॉइड उसमें क्या होता है, सबसे डेवलप्ड कैनाल सिस्टम पाया जाता है, स्पॉन्जिला के अंदर हमको यह मिलता है। डाइजेशन की बात करें तो इनमें जो डाइजेशन है वह इंट्रासेल्यूलर होता है, जो सेल के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर कंप्लीट होता है। इनकी सेल्स को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स, है ना। एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन जो है वह स्पॉन्जिन फाइबर का बना हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, या सिलिका का बना हो सकता है। याद रखना कि 3 प्रकार का इसमें एंडोस्केलेटन बना हो सकता है, एक तो स्पॉन्जिन फाइबर का, कैल्शियम का, या सिलिका का। और ये एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह उसके एंडोस्केलेटन के बेसिस पे ही किया गया है। सभी मेंबर्स जो पोरीफेरन्स है वह बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें केवल एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किसके ज़रिए, गैम्यूल्स बनते हैं या फिर उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है जिसके ज़रिए उसमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। याद रखना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टार्टिंग स्टेज में, लार्वल स्टेज में एडल्ट से अलग दिखाई दे तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है। याद रखना, जैसे हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर बच्चे और बड़े दोनों को आप एक जैसा ही देख पाते हो, तो उसमें डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है, मतलब शुरू की स्टेज में और बड़ी स्टेज में कोई चेंजेस हमको नहीं दिखाई देता, तो वह डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है। जबकि मेंढक में आप देख सकते हो और पोरीफेरन्स में भी देख सकते हो, मेंढक में अगर स्टार्टिंग स्टेज में आप देखते हो तो उसमें मेंढक आपको एक फिश के जैसा दिखाई देता है, उसको देख के आप पहचान भी नहीं कर सकते कि ये मेंढक बनेगा, लेकिन बाद में बड़ा होकर मेंढक का कह सकते हैं कि रूप ले लेता है, तो वह इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। ये मैंने यहाँ पे शो किया है। इनडायरेक्ट मतलब इंक्लूड ए लार्वल फॉर्म जिसका नाम है पैरेन्काइमला एंड एम्फीब्लास्टुला। ये इनमें क्या है कि लार्वल फॉर्म है एंड इट इज़ मोटाइल एंड हैंस डिफरेंस फ्रॉम एडल्ट, कि
जब ये एडल्ट होता है तो एक तो अपनी जगह पे फिक्स होता है, मूवमेंट नहीं होता, जबकि लार्वा स्टेज में इनमें मूवमेंट पाया जाता है, मोटेल स्टेज होती है। और कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है, किस तरीके से एडल्ट से लार्वल फॉर्म पूरी तरीके से अलग होती है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन पोरीफेरा का करें तो 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। मैंने बताया था एंडोस्केलेटन के बेसिस पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो वह कैलकेरिया में रखा गया है। एग्जाम्पल साइकोन एंड ल्यूकोसोलेनिया। अगर उसका एंडोस्केलेटन सिलिका या सिलिकन का बना होता है तो वह हेक्सेक्टेनिलिडा में रखा गया है। हाइलोनीमा, जिसको ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं, एंड यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लोवर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। और अगर उसका एंडोस्केलेटन जो है स्पॉन्जिन फाइबर का बना है तो उसे डेमोस्पोंजिया के अंदर रखा गया है, जिसमें आते हैं यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज एंड क्लियोना जो है वह छेद वाले स्पंज, बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है, पर्ल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, इससे आगे का जो सिलेंट्रेटा टॉपिक है वह हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।